हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज हमारे साथ हैं, पहले हम नाम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि आप बहुत ही हीरा गोल्ड वाले नौरा शेख के जो सपोर्टर है, इन्वेस्टर है, चाहे वो अपोजिट वाले हो, चाहे वो सपोर्टिव हो, सबको इंतज़ार था कि विनीत डांडा के बाद जो है कौन से लॉयर हो गए। हम बता दें हमारे साथ हैं अमीन सोलकर जी। अमीन सोलकर जी बहुत ही रेप्यूटेड, महाराष्ट्र मुंबई के बहुत रेप्यूटेड वकील है, सोलकर फैमिली से। इनकी बेटी मिसबा सोलकर को आपने गली न्यूज़ में पहले भी देखा है। तो महाराष्ट्र में जो है अमीन सोलकर जी हैं जो यहाँ पर नौरा शेख की पैरवी कर रहे हैं। बात करते हैं अमीन सोलकर जी। अमीन जी, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमीन जी, इन्वेस्टर्स देखना चाहते थे कि कौन है, कौन ये केस परसू कर रहा है, कौन इसको पूरा हैंडल्स कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हर जगह जगह पर हुए हैं और अलग अलग कोर्ट है, अलग अलग बेल जाएंगी, अलग अलग चार्जशीट जाएंगे। तो हम चाहते हैं अमीन भाई कि कुछ व्यूवर्स को आप थोड़ा सा एक ब्रीफ, नॉर्मली एक ब्रीफ आप बता दें कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। जब हम शुरू करते हैं आज से, आज बॉम्बे कोर्ट में आपने एक डिफ़ॉल्ट बेल डाली थी 60 डेज चार्जशीट के ऊपर। क्या था उसके अंदर, क्या रिजल्ट आया? नहीं, वो तो रिजेक्ट हो गया। अच्छा। और वो मेरिट्स के ऊपर तो बेल एप्लीकेशन उन्होंने 18 तक को रखे हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट बेल जो है कि चार्जशीट कुछ एक राइट्स एक्यूज को मिलता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो है 60 दिन में या 90 दिन में अगर ना हो तो उसको बेल पे छोड़ देना चाहिए। यानी ये जो पीरियड रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तहकीकात करने के लिए, अभी हमारे हिसाब से हमें मालूम है कि ये 60 दिन की तहकीकात होनी चाहिए, 90 दिन की नहीं। और कोर्ट का कहना है कि 90 दिन का है। तो मेरिट्स पे बेल होने के बावजूद भी हमने ये बेल एप्लीकेशन डाले थे। बहरहाल वो रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे मामला ख़त्म होता है। यानी आपने सिर्फ एक चांस मारा था? ये चांस नहीं है। हाँ। ये हम फुली, आप शायद अगर कोर्ट में अगर आए होगे आप देखोगे फुली हमने उसको आर्ग्यू किया हुआ है। बहुत अच्छा आर्ग्यू किया था। हम आपको बता दें आज मिसबा सोलकर का बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट था। एक यंग एडवोकेट के हिसाब से उसने बहुत ही जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उसने एलोबरेट करके बताया। बहुत अच्छा जजमेंट था। अमीन भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह आपकी लड़की बहुत अच्छा कर रही है। जी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर कोई एप्लीकेशन किया हुआ है वो पास ही होना चाहिए। रिजेक्ट हो गया, चलो ठीक है, वो तो सेशंस कोर्ट का व्यू था, उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात ये हम हाई कोर्ट में भी ले गए तो हाई कोर्ट में देख लेते हैं। और हमारा मकसद यही है कि अगर ये एक हिसाब से समझो कि एक एडिशनल राइट ऑफ बेल है। ये मेरिट्स के ऊपर हम बेल एप्लीकेशन 18 तारीख को है, अगर नहीं मिला मेरिट्स के ऊपर तो यही जो आज रिजेक्ट हो गए हम लेकर जाएंगे। यानी आपने 3 चांस लिया। एक तो आपने जो ये 60 डेज का डाला, एक मेरिट्स है, एक जो लास्ट बेल एप्लीकेशन जो विनीत डांडा की थी उसको आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और तीसरा अगर ये भी नहीं हुआ तो आप जो है चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एक चांस मारेंगे। हाँ, तो चांस मारेंगे नहीं। हाँ, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज है ये। हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज है। ये आरोपी का एक राइट है कि उसको बेल एप्लीकेशन करने के ये जो स्टेजेस आते हैं, ये स्टेजेस में वो बेल। सॉरी, हम कुछ वर्ड्स जो है आपकी तरह नहीं बोल सकते क्योंकि जो इन्वेस्टर है उनको भी समझना है। तो उनका मतलब ये है कि हमारा मैंने कहा 3 चांस आपके हाथ में था, एक गया, अभी 2 और बाकी रहेगा। नहीं, ऐसा वैसे 2-4 जितना मांगता कर सकते हैं, लेकिन एक यानी कि पीरियड का जो दायरा है ना, हाँ, वो मैं बताया उसके अंदर करना है। हाँ, उसके अंदर आप 2 मरतबा भी कर सकते, 3 मरतबे। अभी चार्जशीट के बाद में भी ज़रूरी नहीं कि 1 मरतबा करो, उसमें 2-3 मरतबा भी कर सकते। और अगर ये जितने भी आपने जैसे बताए ये अगर सेशंस कोर्ट में करते हैं तो वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और चांसेस होते हैं। राइट, बहुत बार चांसेस तो बहुत है। अमीन जी, थाना के बारे में बताइए, कल थाना में क्या है? कल थाना में भी जो पहले बेल एप्लीकेशन किया हुआ था विनीत डांडा ने, उसकी सुनवाई है कल। और हमने वहाँ पर भी हम लोग ने इस तरीके से डिफ़ॉल्ट बेल डाला हुआ है कि वहाँ पर भी सेम चीज़ आज रिजेक्ट होने के बाद भी आप हाँ डाल सकते हैं। अब क्योंकि क्या है, मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग यही सोचे कि एक मरतबा रिजेक्ट हो गया तो सब जगह रिजेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है। अब ये एक जज के सामने हमने पेश कर दिया कि देखो 60 दिन होनी चाहिए और हमको उस पर बेल पे छोड़ना चाहिए। ये वो जज ने व्यू लिया कि नहीं 60 दिन है, 90 दिन है। तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जज के सामने जब हम जाते हैं तो वो भी वही व्यू ले, क्योंकि ये सेशन जज है। हाँ, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जब व्यू होता है कि एक मतलब वो बड़ी कोर्ट है, एक मतलब उन्होंने व्यू जो लिया है ना, तो वो व्यू हर एक कोर्ट को फॉलो करना चाहिए।
तो इसमें भी आपने कुछ साइटेशन बताए थे। सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन बना, तो सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन एकदम से क्लियर है। अब अगर ये जज अगर नहीं समझा तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो दूसरा जज नहीं समझेगा। तो हम कल जो है थाना के जज को वो चीज़ समझा जाए, अगर उसके समझ में आती थी बात तो ज़रूर बेल दे देगा। ज़रूरी नहीं कि अगर सेशंस कोर्ट ने दिया है तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको फॉलो करना है। अब वो इंटरप्रिटेशन कैसा उस चीज़ को वो इंटरप्रेट करता है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। बस पुणे की बात करते हैं, आज पुणे में क्या हुआ? पुणे में बेल एप्लीकेशन आर्गूमेंट्स के लिए रखा हुआ था। बेसिकली ये था कि सामने इन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है, अभी वो आयोग का काम था, प्रोसिक्यूशन का काम था कि वो आकर के रिप्लाई करे कि जिस ग्राउंड पे हम लोगों ने बेल मांगे हैं तो वो उसका रिप्लाई चाहिए कोर्ट को, और जब तक वो रिप्लाई नहीं आता है ना कोर्ट फिर वो आर्गूमेंट सुनती नहीं है। तो आप रेडी थे? आज हम रेडी थे, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने रिप्लाई फाइल नहीं किया, तो फाइल करने के लिए एक मौका कोर्ट ने दिया हुआ है, तो अगले हफ्ते उसकी सुनवाई होगी। क्या डेट पड़ी है उसकी? अभी तक मुझे पता नहीं, लेकिन अगले हफ्ते रखा हुआ है, इतना मुझे। बुल्दाना में हमने सुना आप खुद गए थे बुल्दाना में खुद गया था। एंटीसिपेटरी बेल मैंने वहाँ पे फाइल किया हुआ है, अभी भी पेंडिंग है। तो वो उसकी डेट जो है 19 को रखी हुई है, आर्गुमेंट्स 2 दिन बाद। यानी वहाँ पर आपने एंटीसिपेटरी बेल डाला? एंटीसिपेटरी, क्योंकि वहाँ पे अभी तक अरेस्ट नहीं किया हुआ है इनको, नोवेरा शेख को अभी तक। बुल्दाना में कितना 16 लाख का मैटर है ना? 16 लाख का मैटर है। ठीक है। और कौन सा, और किधर है? औरंगाबाद का क्या हुआ? औरंगाबाद का भी 19 को ही मैटर है, एक 17 को है, 17 को रिमांड डेट है। वहाँ पे अभी तक यानी क्या उसको कहते हैं, बेल एप्लीकेशन जो है ना उसकी सुनवाई 19 को रखी हुई है। अभी आपने फाइल की थी बेल? हमने पहले जो फाइल की है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, और उसमें कौन सा? मालेगांव में भी है। मालेगांव का क्या हुआ सर? मालेगांव में जो भी फाइल किए हुए उसकी भी डेट मेरे ख्याल से 17 को है। तो ये सब कैसे? 17 और 19 ये डेट्स है सर। ये जो 17 और 19 तारीख तक बहुत सारे मैटर्स एक साथ आ रहे हैं, तो हाउ अमीन सोलकर विल मैनेज इट? करेंगे, बस अल्लाह ताला ने हमको हिम्मत दी, हम कर रहे हैं। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, वो एन वक्त पे स्ट्रैटेजी हम लोग वर्कआउट करते हैं। कहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे भी हम लोग ने लोकल एडवोकेट्स रखे हुए हैं जो हमको डे टू डे अपडेट देते रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है कि मैं अकेला आदमी कहाँ तक ये करूँगा, तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि आज पूना में आपने पूछे, पूना में आज रिपोर्ट नहीं आई तो आर्गूमेंट्स नहीं हुए। अगर रिपोर्ट आती तो वहाँ आर्ग्यूमेंट कौन करता? तो अमीन सोलकर बॉम्बे कोर्ट में थे। नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी यानी जो इससे पहले जो वकील थे, जो काउंसिल थे मेरे से पहले, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे निम्बलकर जो वहाँ के माने हुए वकील है उनको इंगेज कर चुका हुआ है, उनको ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, तो वो आर्ग्यू करने वाले थे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जिस तरीके से पुणे का हमें रिपोर्ट मिला कि वहाँ पे रिपोर्ट नहीं आई है, तो उसी तरीके से मालेगांव का, औरंगाबाद, इसका भी हम अपडेट ले लेंगे। अभी अगर रिपोर्ट फाइल हो गई है, जाहिर सी बात ये तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट अगर आज फाइल हो गई है तो ज़रूरी नहीं कि आज के आज ही उसका आर्गूमेंट हो। रिपोर्ट फाइल हो गई तो कोर्ट 1 रोज़ या 2 रोज़ के बाद रखता है आर्गूमेंट्स के लिए। जाहिर सी बात है रिपोर्ट को भी हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे एन वक्त पे उन्होंने तो फाइल किया रिपोर्ट, कि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि रिपोर्ट में क्या हमारे खिलाफ क्या, और हमें कोर्ट के सामने क्या हमारी आर्गूमेंट्स रखनी है। तो ये सब चीज़ के लिए भी वक्त रहता है। तो एक मतलब रिपोर्ट अगर फाइल नहीं होगी तो मुझे मालेगांव जाने की ज़रूरत नहीं, अगर वहाँ पे भी औरंगाबाद में रिपोर्ट फाइल नहीं हुई तो मुझे मत जाने की ज़रूरत। जहाँ रिपोर्ट फाइल हो जाएगी ना तो उसके नेक्स्ट डेट हम इस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे, वहाँ पे जा सकेंगे। अमीन जी, आपकी नोरा शेख से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तक तो मुलाकात नहीं है। आपके जूनियर जाके खाली? हाँ, हुबहू मुलाकात तो नहीं हुई। जो आपके गलिनोस के थ्रू जो मैंने जितने भी वो जो है ना, आप भी देखते हो? हाँ, देखते हैं। अमीन भाई, केस बहुत सारे लाखों इन्वेस्टर्स है इसमें, बहुत सारे लोग परेशान हैं, पिछले 9 महीने से पेमेंट नहीं मिला है उनको। क्या लगता है नोरा शेख जो स्टेटस है, आपने तो पूरा केस पढ़ा होगा, कब तक की बेल आने की उम्मीद है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकूँगा, ये अल्लाह जानता है कि उनकी रोज़ी बाहर कब रखी हुई है, अंदर की रोज़ी कब ख़त्म होगी और फिर वो बाहर ज़रूर आएगी। उनकी अंदर की रोज़ी से ज़्यादा रिजक, मतलब रोज़ी और जो भी है उससे ज़्यादा बाहर वाले कई लाखों इन्वेस्टर्स की बात है। तो वही मैं बोलता हूँ, तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, वो सभी लोग के ऊपर। अमीन भाई, बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं क्योंकि लगभग 90 दिन उन्हें आए हुए और कई महीनों से उनको पैसे नहीं मिले हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, नोरा शेख बाहर कब आएंगे? सर, ये सब कानूनी दांवपेच से कब छूटेंगी? नहीं, ये तो कानूनी दांवपेच तो इतने जल्दी छूटने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन वो बाहर आएंगी, ज़रूर आएंगी और वो जल्द आ जाएगी।
क्योंकि इतने जिस तरीके से जो केसेस फाइल किए हुए हैं वो मुझे नहीं लगता है कि, देखो केस की नौवियत में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ये जो MPID एक्ट जब लगता है वो कब लगता है कि इन्वेस्टर्स लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो कंपनी अभी बंद हो गई है या इतना नुकसान हो गया कि लिक्विडेशन में चली गई है, हाँ, या इंसॉल्वेंट हो गई है, तो जाहिर सी बात है तो इसमें फ़िक्र पड़ती जो इन्वेस्टर्स के पैसे का क्या होगा। तो फिर MPID एक्ट उसमें लागू किया जाता है और वो एक्ट का इतना ही काम है, वो लॉ इतना ही कर सकती है कि उस कंपनी के जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ है या जितने भी जो चीज़ है, यानी उसके वो जो है सीज करती है और वो अपने कस्टडी में ले लेती है। और वो कस्टडी डायरेक्टली कॉम्पिटेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट किया हुआ है MPID के अंदर, उसके कस्टडी में वो चले जाती है। ठीक है, अब वो जब कस्टडी में जाने के बाद में फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट के सामने पूरा उसके डिटेल्स देती है, इन्वेस्टर्स की डिटेल्स देती है और वो भी डिटेल्स देती है। और डिटेल्स देने के बाद भी ये भी बताती है कि इतने से प्रॉपर्टीज़ के इतने इतने पैसे आ सकते हैं। तो फिर कोर्ट से वो लोग परमिशन लेते हैं कि ठीक है उसको बेच दो। कोर्ट की निगरानी में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो बेचता है। वो ऐसा है कि कोटेशंस कॉल करता है, फिर ऑक्शन होती है, ऑक्शन के इसमें जितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो होता है। क्लियर टाइटल जब तक न हो, जब तक वो खरीदने वाला वो नहीं खरीदता है और जब तक वो पैसे नहीं देता, वो पैसे देने के बाद फिर इन्वेस्टर्स में वो बटे जाते हैं। तो यहाँ पे इस केस में अभी आपने जो सवाल पूछा उसका मैं रिप्लाई आपको दे रहा हूँ कि आपने पूछा कि इसमें जो 90 दिन हो गए इन्वेस्टर्स के, अभी तक उनको पैसे नहीं मिले हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये कंपनी जो है अभी तक, जो मेरी जानकारी जहाँ तक है, ये कंपनी अभी तक बंद भी नहीं हुई है और ये अभी तक इंसॉल्वेंट भी नहीं हुई है। और ये कंपनी अभी सिर्फ इतना है कि नोवेरा शेक अंदर जाने के बाद थोड़ा वो जो फाइनेंशियल जो स्टेटस जो है जो उसको ऑपरेट करता है वो अंदर गए हुए हैं। तो जब तक ये बाहर नहीं आते हैं जब तक फिर वो उनको इन्वेस्टर्स को पैसे मुझे जो लगता है नहीं मिलेगी। तो हम यही कोशिश करेंगे जितना जल्द से जल्द इन्हें बाहर निकालें। बाहर आने के बाद में जो भी कंपनी तो बंद नहीं हुई है तो इनके इन्वेस्टर्स के पैसे मिल सकेंगे। और इसमें मैंने ये जितने भी केस महाराष्ट्र के मैंने देखा हूँ, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनको कुछ पैसे मिल चुके हैं और जो जानते हैं कि उनके पैसे अभी तक सेफ है, उन्होंने केस अभी तक नहीं किया हुआ है। ये हुआ क्या है कि इस साल के या पिछले साल के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उनमें थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए और वो मिसगाइड हो गए। उनको ऐसा ये लगा कि हम अगर केस करते हैं तो हमको तुरंत पैसे मिलेंगे। अमीन भाई, आपने जो ये कहा कोर्ट ऑक्शन करती है, वक्त लगता है, ये लगता है, तो कितना वक्त प्रोसीजर्स को एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि देयर हैज बीन हिस्ट्री आजकल। हाँ, हिस्ट्री है तो ये 10 साल भी लग सकते हैं, ये तुम्हारे 15 साल भी लग सकते हैं। मैं अगर बोलूँ कि 4 साल में पढ़ गया कैसा है? नहीं, 4 साल में पढ़ने जैसा नहीं। इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, मिसगाइडेड। इनको मिसगाइड इस तरीके से किया हुआ कि आप अभी केस फाइल करोगे। आप कैसे कर सकते हो 4 साल में नहीं होगा? हो सकता है 3 साल में केस पड़ गया है। नहीं, सॉरी आई एम क्रॉसिंग यू, आप वकील हो के मैं आपको क्रॉस कर रहा हूं। केस पढ़ने का जो है ना वो तो अभी 3 महीने में भी पढ़ सकते हैं। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिंग। नहीं, सेलिंग वेलिंग कहाँ पे होगा? ऑक्शन की बात कर रहा हूं। ऑक्शन भी कहाँ पे होगा? अभी आप देख लो ना, मैं तो छोड़ो ये जो MPID का ऑक्शन तो छोड़ो, दूसरे ऑक्शंस देखो ना। आप देखो ना कहाँ कैसे कैसे ऑक्शंस, ये तो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। अभी अगर ऐसा रहता था ना तो बाकायदा ये जो हाईवेज के जो रोड्स है, तुम्हारे जितने भी जो ब्रिजेस है, ये सब ऑक्शन का ही नतीजा है। अगर फास्ट अगर अपना देश अगर चलने वाला रहता था तो शायद हम तरक्की बहुत कुछ कर लेते थे। यानी आपका कहने का मतलब अबाउट 7-8 ईयर्स ये मिनिमम, मुझे तो ऐसा लगता है मिनिमम 10 ईयर्स जाएगा। एंड आप कॉन्फिडेंट इसलिए बोल रहे हो कि देयर मस्ट बी सम हिस्ट्री ऑफ द केस? मेरा एक्सपीरियंस, कोर्ट का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। इस MPID कोर्ट के अंदर का जो एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैसी काम करती है। भले कोर्ट करना चाहती है लेकिन कुछ ऐसी स्टेजेस आते हैं और कुछ ऐसे लोग का इन्वॉल्वमेंट्स आते हैं कि इतनी जल्दी होता नहीं है। मैं ये बोलता हूँ, आपका जो सवाल जो था कि ये मामला कब पड़ सकता है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर नोवेरा शेक अगर बाहर जल्दी आती है तो ये मामला वैसे भी पड़ जाएगा। क्योंकि वो जो इतने सारे इन्वेस्टर्स में से मुझे ऐसा लगता है कि ये 1 या 2% लोगों ने कंप्लेंट की हुई है।
राइट, वो बता, वो सही बात। हाँ, तो 1 और 2% वालों को अगर इतना है, उनको लगता है कि नहीं हमारे पैसे तुम वापस दे दो, तो मेरे ख्याल से वो निकल करके वापस दे। 1-2% देने में कोई अर्थ नहीं है। नहीं देंगे तो फिर बस जो 99% जो लोग हैं, हाँ, उनका क्या, जो आज इंतजार कर रहे हैं। नहीं, तो उनको मालूम है, उन्हें मालूम है कि उनको अब तक उनको पैसे मिले हुए हैं और आगे चल के भी मिलेंगे। तो ये सिर्फ वो इंतजार में यही है, बाकायदा जिन जिन लोगों मुझसे आकर के मिलते हैं वो यही इंतजार में है। और बाकायदा मैं देखा हूँ कि लोग दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकले, ताकि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट के पैसे जो मिलने के मिलते रहे। अच्छा सर, ये जितने भी कि लोग केस किए 1%, ये इनकी वजह से बैंक अटैचमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी है, इनका पैसा कोर्ट चाह रही है सिक्योर हो जाए। तो ये जो पैसा जो सिक्योर हो रहा है, ये इनको कब तक के मिलने के? सपोज अगर ये केस सॉल्व भी हो जाता है तो इनको कब तक पैसे मिलेंगे? नहीं, अभी देखो, जो भी अगर ये डिपॉजिट करने के लिए, अभी एक सिंपल सी बात है, शायद मेरे ख्याल से मिसगाइडेड ये है कि जैसे कोर्ट बोल रही है कि 5 करोड़ डिपॉजिट करो, 10 करोड़ डिपॉजिट करो। तो अभी जिसका समझो कि यहाँ पे मालेगांव के केस में या बुल्ढाना के केस में समझो 8 लाख रुपया है, तो 8 लाख तुम डालो और बेल पे छूट जाएगा, तो वो 8 लाख जैसे मिल गए तो मुझे पैसे मिलेंगे। ये गलत है, गलत फहमी में है वो लोग कि ये 8 लाख या जो भी डिपॉजिट करने के लिए कोर्ट बोलता है। जैसे हैदराबाद में 5 करोड़ डिपॉजिट करने के लिए कहा हुआ था और उन्होंने वो डिपॉजिट किए नहीं किए, मैं तो फिलहाल नहीं जानता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो 5 करोड़ डिपॉजिट किए और तुरंत वो इन्वेस्टर्स को मिलता है। नहीं, वो बेसिकली सिर्फ नोवेरा शेख की बोनीफाइड दिखाने के लिए कोर्ट ने वो ऑर्डर किया हुआ है कि तुम अगर दिली तुम जिस तरीके से स्टेटमेंट किया कि नहीं हम देना चाहते हैं, तो तुम बताओ देना चाहते हैं ना, डिपॉजिट करो। तो वो कोर्ट की ट्रेजरी में डिपॉजिट होता है, यानी गवर्नमेंट के ट्रेजरी में डिपॉजिट होता है, और सिर्फ वो बोनीफाइड के लिए है और वो पड़ा हुआ रहेगा जब तक केस खत्म नहीं होता है। वो भले 5 साल हो या 10 साल हो, तब तक वो पैसे वैसे के वैसे गवर्नमेंट में पड़े हुए रहते हैं। में 3 कैटेगरी बन गई है। एक तो जिन्होंने केस कर दिया है, दूसरा जो इंतज़ार कर रहे हैं, और तीसरा जो केस करने की फिराक में है। कैसा कोर्ट इसको कैसे लेगी? कोर्ट का तो नज़रिया ऐसा है कि उनके सामने जो आता है वही सोचती है। सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितना करती है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। इस पर हम आपको क्रॉस करेंगे अमीन भाई। जैसे 1% लोग ने केस किया हुआ है, कोर्ट उनको ही देख रही है। आगे जाके अगर नोरा शेख पैसा नहीं देती है लोगों को, सब लोग बाहर आ जाती है, नोरा शेख बेल पे होके या सुप्रीम कोर्ट से सब होने के बाद बाहर आ जाती है, और फिर कोई वजह से अगर पैसा नहीं मिलता है, तो क्या ये जो 99% लोग जो आज नोरा शेख के भरोसे पे बैठे हुए हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, क्या ये वापस इन लोगों में ऐड हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, क्यों नहीं ऐड हो सकते हैं? क्यों ऐसा तो नहीं कहा जाएगा अरे नहीं तुम पहले क्यों नहीं आए? सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखो, कोई भी अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए कहाँ पर भी इस तरीके का लिमिटेशन नहीं है। आपको जब भी आपको अंदाज़ा हो गया कि नहीं अब मुझे मेरा हक मांगना चाहिए, तो आदमी हक मांग सकता है। यानी हम वापस आपको एक बार दोहरा रहे हैं अमीन भाई, जिन लोगों ने आज केस किया है उनके अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट किए जा रहे हैं, कोर्ट के पास एज अ ट्रेजरी में रखा जा रहा है। 99% लोग की कोई ऐसी लिमिट है कि आगे ये केस नहीं कर सकते, या 6 महीने बाद या 8 महीने बाद ये पुलिस बोले नहीं अभी क्यों आए, ऐसा कोई टाइम बाउंड लिमिट कुछ भी नहीं? मैं तुमको एक बात बता देता हूँ। अभी जाहिर सी बात है कि 1% जो है, जो मैं समझता हूँ, अभी एज ए लीगल एडवाइस भी मैं अगर दूंगा नहीं दूंगा पता नहीं, अभी वर्किंग ऑफ हीरा गोल्ड वो नोवेरा शेख जानती है। ठीक है, हम 1% नहीं बोलते, अपन कंप्लेंट बात करते हैं। नहीं, मैं सीधी बात है, 1% जो लोग हैं, जाहिर सी बात है अगर ये कंप्लेंट विड्रॉ करते हैं तो इनको आगे चल करके बेनिफिट्स मिलेगा, और अगर कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करते तो इनके पैसे जो जमा है ना, वो जब कोर्ट देना चाहती है तब देगी। ये सोचो, समझने वाली बात है ये। और 99% का जो हिसाब किताब होगा वो बाद में होगा। अभी वो 99% का जो हिसाब किताब होगा, इन केस अगर ये निकलने के बाद भी अगर ये अपने कंपनी को क्लोज करती है या इनके नहीं दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर जो ओवरऑल कंपनी के जितने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ है, वो जब्त हो गए, और फिर वो इनका जैसा इसके बाद वापस इन्वेस्टिगेशन होएगा। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो पूरा ही हो जाएगा। नहीं, जो 99% लोग, अगर सपोज नोरा शेख बाहर आके 1 साल बाद पैसे नहीं देती है, 6 महीने तक नहीं देती है, फिर सब इन्वेस्टर गए कंप्लेंट करने। कोई भी इन्वेस्टर को कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये केस बन गया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, हीरा गोल्ड के कंपनी के रिकॉर्ड्स किसके पास है? पुलिस के पास है, ठीक है, जिसके अंदर 2 लाख इन्वेस्टर्स के नाम हैं।
अब जब वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा पहला कौन आया दूसरा कौन आया। सिर्फ उनको यही करना है कि ये जितने भी जो 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 बाद में जो भी 5 साल या 10 साल के बाद जो भी आती है बात, वो सब में डिवाइड होगा। इन्वेस्टर की लिस्ट होगी, सब में डिवाइड, भले वो उन्होंने अपना कंप्लेंट किए है या नहीं किए। यानी कि आपका कहने का मतलब है आप समझे, एक दो चीज समझ गया। सिर्फ इतना होगा, फर्क इतना ही होगा, जिन जिन लोगों ने कंप्लेंट किए हैं वो मुझे लगता है कि इसके आगे उस कंपनी में वो नहीं रहेंगे। बराबर है। अगर कंपनी चली तो वो तो नहीं रहेंगे। तो पहला जो है मेरे ख्याल से नोएरा शेख जो है उनके पैसे दे करके उनको, आप समझे मैं क्या बोला। और फिर अगर कंपनी चली तो जाहिर सी बात है कि जो लोग ने नहीं मांगे हैं तो उनको तो बाद में इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं, मैं ये समझा, अगर निकल के नोएरा शेख जो कंप्लेंट की उनको पैसे दे देंगे, उनको पैसे दे देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। नहीं, और जो लोग अभी कंप्लेंट नहीं किए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये 99% लोग यही समझ रहे हैं कंपनी तो बंद नहीं हुई, नोएरा शेख जब बाहर निकलेगी तो हमारा हर जो महीना या जो भी 3-3 महीना या जो भी 6-6 महीने के जो डिविडेंड्स है वो हमको मिलते रहेंगे और हमारे जो पैसे जो है वो सेफ रहेंगे। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट ये किए, वे वही लोग हैं जिनको 1 या 2 साल में उन्होंने पैसे दिए और उनको अभी पैसे वापस चाहिए। और उनको ऐसा लगता है कि अब देखो पैसे वापस मिलने के भी प्रोसीजर है। अभी नोएरा शेख ने ये बताया, जो मैंने पेपर्स देखा हूँ, कि वो जीएसटी लागू होने की वजह से जीएसटी का ऐसा रहता है कि हर 3-3 महीने के बाद में उनको रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। अब वो 3-3 महीने के बाद रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं इनके। और मैंने वो देखा टर्म्स कंडीशंस में भी है कि अगर मैंने ये महीने में अगर मैंने पैसे मांगा तो मेरा प्रोसेस स्टार्ट होगा अगले महीने से और वो 3 महीने के बाद मुझे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये पैसे वापस मिलेंगे, तुमने पैसे वापस मांगे हो आपके, तो आपको 4 महीने लगेंगे। अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि इन्होंने पैसे मांगे, जिन्होंने भी कंप्लेंट्स मैंने पढ़े हो ना, तो कंप्लेंट्स में ये है कि हमने पैसे मांगे और हम जब भी ऑफिस में जाते थे हमको कोई सही तरीके से जवाब नहीं देता था। तो उस पर से हमें ऐसा एहसास हुआ कि शायद जो है कि ये मुझे मेरे पैसे मिलने वाले नहीं, तो मेहरबानी करके उन्होंने जाकर के कंप्लेंट, किसने तो भी मिसगाइड किया, नहीं तो कंप्लेंट करो तुमको मिल जाएगा। अभी यही अगर उन्होंने जिन्होंने भी कंप्लेंट किए वो जिन्होंने जाकर के विड्रॉ के लिए पैसे मांगने के लिए विड्रॉ के लिए उन्होंने अर्जी किया हुआ है, वो अगर 4 महीने अगर रुकते थे तो उनको पैसे मिल जाते थे, क्योंकि प्रोसेस ही है वो बाकायदा। नहीं, वो तो बोल नहीं सकते क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में पिछले 7 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिला था, इसलिए लोग जो थोड़ा देखिए 7 महीने में जिन लोगों को पेमेंट्स नहीं मिले थे ना, तो उनके टर्म्स कंडीशंस देखने चाहिए थे कि उन्होंने एप्लीकेशन कब किया और प्रोसेसिंग कब स्टार्ट हो गया। तो कोर्ट ने ये सब चीजें देखा, किसने? कोर्ट ने। अब किसने अगर कोर्ट को बताया होगा तो ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस देखा। अभी मेरे से पहले तो पता नहीं कौन था नहीं था, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने बुल्डाना के अंदर कोर्ट के सामने ये बात रखी मैंने। अच्छा, क्या था ऑब्जर्वेशन जज का? कुछ नहीं, वो तो एंटीसिपेटरी बेल था और इंटरिम बेल के लिए था ना। वो फाइनली जब वो सामने से रिप्लाई आ जाएगा, ये ग्राउंड हमने लिया हुआ है। तो यानी आप कह रहे हैं क्योंकि वो ऐसा था कि उन्होंने एप्लीकेशन किए और 1 महीना रुके और दूसरे महीने में उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है। अमीन भाई, आप एक रेप्यूटेड फैमिली से हो, आपके वालिद साहब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट से रह चुके हैं, बहुत सारे लोग आप पे नज़र टिकाए बैठे हुए। इसके पहले जो लॉयर थे विनीत डांडा जी, वो बीच में आके हमारे थ्रू लोगों को बताते थे आज ये है, कल ऐसा होने वाला है, परसों हमने ये फाइल की, तो लोगों को ऐसा कुछ लगता था। हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को देते जाएं कि आज ये होने वाला है, आज ये भले गलत हुआ है, जैसे आज रिजेक्ट हुआ है तो हाँ आज रिजेक्ट हुआ है, कल हम ये ट्राई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स जो है उनको ऐसा लगेगा कि हाँ हमको कुछ पता चल रहा है। नहीं तो बीच में ऐसा हो गया था कि कुछ पता ही नहीं चलता था। तो विनीत जी ने भी 2-3 बार आके हमारे को फ़ोन करके बताया था आज ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है। तो हम आपसे एक वादा चाहते हैं कि आप इन्वेस्टर्स और इनके बीच में जो गैप है वो पूरा करें। वो मेरी बेटी कर ही रही ना। हाँ वो तो कर ही रही है, हाँ, मगर आप तो सीनियर हो। नहीं तो ठीक है, मैं कभी बिजी रहता, लेकिन मेरी बेटी हमेशा जो है ना वो करते रहेगी, दूसरी बात अपडेट करते रहेगी। अमीन जी, हम आपसे एक पर्सनल वादा लेना चाहते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, आपको भी पता है, आपने भी देखा, आप फॉलो कर रहे केस में। अगर नोएरा शेख ने आने के बाद अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन में पैसे नहीं दी, तो आप जो इन्वेस्टर्स बचे हुए हैं जो कंप्लेंट नहीं किए, उनकी कंप्लेंट हम मिलके फाइल करेंगे। आप करोगे? हम आपकी मदद लेंगे। नहीं वो ये क्या उसको बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हाँ, मैं अगर एक पार्टी का अगर है तो मैं सामने का पार्टी का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
हम चाहते हैं आप इसको एक पर्सनल फैमिली लेके चलें। नहीं वो ठीक है। मैं देखो जो मैं सुना हूँ, खुद नौरा शेख खुद कहती है कि मैं ये मेरी पूरी फैमिली है। तो जाहिर सी बात है अपने को मौका तो फैमिली को देना ही पड़ेगा ना। तो फिर भी कुछ उसको निकलने दो और फिर देख लेते क्या है। यानी अगर नहीं दी तो हम दूसरे जो इन्वेस्टर जो आज बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि नौरा शेख बाहर आ गई। और वैसा मुझे नहीं लगता है कि कोई सिचुएशन नहीं अभी है। मैं खाली बता देना चाह रहा हूँ, क्लियर करना कि बहुत सारी बातें हो रही है। कंप्लेंट्स जितनी होनी थी उतनी नहीं हो रही है, जितना लोगों को एक्सपेक्ट था। जो दूसरे लोग हैं, जो अपोजिट लोग हैं, मगर वो भी चाह रहे हैं कि पैसा निकले। वो भी देखो मैं आपको और भी एक बात बता दूँ कि जिन्होंने कंप्लेंट किए ना, अब उनको एहसास हो गया कि उनको मिसगाइड किया गया था, अब वो विड्रॉ कर रहे हैं। नहीं तो और सारी कंप्लेंट्स भी आ रही है ना, दूसरी पीछे से कंप्लेंट्स आ रही है। देखो पीछे से कंप्लेंट्स तो आज आ जाएगी ना, विड्रॉ भी तो हो रहे हैं, कंप्लेंट्स विड्रॉ भी तो हो रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये होता है, इस पर से एक बात साफ जाहिर होती है कि कोई तो भी पीछे, ये सब के पीछे कोई तो भी गेम खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है। तो वही अमीन जी, अगर मुझे एक सिंपल सी बात है, अगर सिंपल सी बात है, अगर कंप्लेंट करते तो सब एक साथ में मिलकर के क्यों नहीं कंप्लेंट कर रहे हैं? सब एक साथ में मिलकर के, जहाँ पे समझो कि हेड ऑफिस अगर बैंगलोर में है, या हेड ऑफिस अगर हैदराबाद में, या हेड ऑफिस कहाँ बम्बई में, वहाँ पे सब लोग जाकर के क्यों नहीं जाकर के वो एक साथ में कंप्लेंट करते? क्यों रुकते यहाँ पे वहाँ पे? ये तो इसका क्लियर कट एक ही मतलब निकलता है कि कोई तो भी गेम खेल रहे हैं बदनाम करने के लिए। और इसका अभी जाहिर सी बात है, जिन्होंने इन्वेस्ट किए उनके ऊपर तो उसका असर गिरेगा ही ना। अमीन जी, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे यार हम भी पहले कंप्लेंट करते तो अच्छा रहता। तो मैं को बहुत ही बताना, पहले कंप्लेंट करके अच्छा क्या होता था मुझे बता। नहीं जब वो नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की है उनको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि लिस्ट है उनके पास रहेगा ना इन्वेस्टर्स के, और इन्वेस्टर्स को लेकर के देना वो कानून। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो कंप्लेंट नहीं किया उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वही गलत है ना, वही तो मतलब मिसगाइड कर रहे हैं। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर एट द एंड ऑफ द डे इनके जैसे एक 80 लाख का कंप्लेंट किया है, उसके 80 लाख कोर्ट के पास जमा है, एक ने 5 करोड़, टोटल 5 करोड़ हैदराबाद का, तो उधर 5 करोड़ जमा है। तो जो लोग ने कंप्लेंट नहीं की है उनको एट द एंड ऑफ द डे नहीं लगना चाहिए यार उनमें पैसे बढ़ रहे हैं, हम क्या करें? नहीं बढ़ रहे ना, तो वही तो मैं तुमसे वही मैं पूछ रहा हूँ, यही मिसगाइडेशन कहाँ बढ़ रहे हैं? वो तो कोर्ट में जमा हो रहे हैं, इनको कहाँ मिल रहा है? यानी कंप्लेंट किया उनको नहीं मिल रहा है ये। तो हमारा ये कहना है कि ये लास्ट तक भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, करने की भी जरूरत नहीं है, करने की भी जरूरत नहीं है। अगर नए पैसे मिले तो बाकायदा एमपीआईडी एक्ट का मतलब यही है कि वो पैसे जो है उनके जो एसेट्स और उनके प्रॉपर्टीज में उसमें अटके हुए हैं वो बेच करके इनको दे दो। किनको दे दो? पूरे इन्वेस्टर्स को देखो। खाली जो कंप्लेंट करना है वो नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कंप्लेनेंट को दे दो, इन्वेस्टर्स को दे दो। इंटरेस्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टर इज प्रोटेक्टेड अंडर एमपीआईडी एक्ट। अच्छा, तो अगर उसमें एक भी अगर कंप्लेंट करता है, एक भी कंप्लेंट करता है तो सब इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, सब इन्वेस्टर्स को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि ये अभी हर एक जगह पे जो कर रहे हैं ना, ये उनके एक्चुअली उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो रही है। अच्छा, अब वो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर तुम किसी आदमी को अगर बिहाइंड द बार्स अगर रखोगे तो तुम्हारे पैसे कैसे निकलेंगे? ये हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट का कर्निक साहब का जजमेंट भी है, एंटीसिपेटरी बेल दिया हुआ है ये एमपीआईडी एक्ट के अंदर। अच्छा, ऐसे ही दिया हुआ है? ऐसे इसमें दिया हुआ है उन्होंने, बल्कि इस तरीके से दिया हुआ है कि आदमी को ये जिनके इन्वेस्टर्स के पैसे निकलने के तो आदमी को अंदर डालने से पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि उसको बाहर रख करके उसके जो भी प्रॉपर्टीज जो कुछ भी बैठ करके तुम वो उसको जो मौका मिलेगा यानी फाइनेंस क्रिएट करने का, तो इन्वेस्टर्स के फायदे की चीज। यानी द कोर्ट विल नॉट सी द कंप्लेनेंट, वो इन्वेस्टर जितने हैं उसको देखेंगे। एक्ट वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, नॉट प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्लेनेंट। सपोज कोई इन्वेस्टर छूट गए, समझो 10,000 इन्वेस्टर छूट गए जो पुलिस की लिस्ट में भी नहीं है। नहीं लिस्ट बाबा कंप्यूटराइज है ना पूरा सब। नहीं, बीच में उन्होंने कहा था ना डेटा गुल हो गया, ये हो गया। सपोज कोई इन्वेस्टर्स रह गए तो वो भी बाद में भी ज्वाइन हो सकते हैं, हमारा प्रूफ देके सर हम भी है, प्रूफ देकर ऑफ कोर्स है ना, टेंशन सबके पास रिसिप्ट है, सबके पास बराबर बिल्कुल 2 साल बाद अगर समझो एक इन्वेस्टर है वो बिल्कुल वो भी ज्वाइन हो सकता है। यस यस, यानी वो जो प्रॉपर्टी जब बिकेगी वो इनके सब इन्वेस्टर्स को मिले, सब इन्वेस्टर्स। अमीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और वैसे हम पूछेंगे नहीं कि कौन लोग आपको मतलब आपको हायर किए, कि ये नहीं पूछेंगे हम कि कैसे हायर हुए क्या हुई, बट बहुत अच्छा हुआ
कि आपके हमारे पर्सनल रिलेशन भी बहुत पहले से हैं और एक इत्तेफाक हो गया और बहुत अच्छा लगा जब हमने अपने हाथ की बच्ची को कोर्ट में आर्ग्यू करते देखा तो बहुत अच्छा लगा। मिसबा सोलकर अमीन सोलकर जी की लड़की है और हमारे इनके कम से कम 10 साल से ताल्लुकात हैं और जब हमने देखा मिसबा सोलकर को तो बहुत अच्छा लगा। एज अ यंग बेटी समझो, हमारी भी बेटी है 18-19 साल की, उस दिन वीडियो ली थी तो एक बहुत अच्छा लगा। वट एवर द केस आउटकम कैन बी, बहुत प्राउड फादर आर सिटिंग हियर। हम लोग दोनों यहाँ बैठे क्योंकि मेरी बच्ची भी जर्नलिस्ट में है और बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई, एक टाइम टू टाइम आप हमको इन्फॉर्म करते रहिए। और कुछ दूसरी बात, जैसे मैंने आपको विनीत नारायण जी की बात की थी कि वो आके बताते थे तो लोगों को अच्छा लगता था, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए, उनको तसल्ली के लिए जरा इंशाल्लाह गलियों से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।